नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के गौण विभागों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान के गौण विभागों को हम सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान के गौण अप्रधान या अमुख्य विभाग यह है। और इसमें जिन्होंने भाषा विज्ञान के गौण विभाग का प्रथम भाग देखा है उनको यह विषय जो है, यह टॉपिक जो है समझने में अधिक सुविधा होगी। और जिन्होंने नहीं भी देखा है उनको भी कोई कठिनाई नहीं होगी। भाषा विज्ञान के गौण विभागों में बताया है मैंने, क्रम का महत्व नहीं है, तथ्यों का महत्व है। तो तथ्य को लिखना है, क्रम कुछ भी हो, कोई भी हो। तो पहला है इसमें लिपि विज्ञान। और लिपि विज्ञान को अंग्रेजी में स्क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। स्क्रिप्टोलॉजी कहते हैं लिपि विज्ञान या स्क्रिप्टोलॉजी। लिपि का भाषा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। लिपि में भाषा लिखी जाती है और लिपि का ज्ञान रहने से उस लिपि में लिखी हुई भाषा को मनुष्य पढ़ लेता है। यही लिपि की उपयोगिता है और यही कारण है कि भाषा के साथ लिपि का मुख्य संबंध ना होकर के गौण संबंध है। और लिपि का आविष्कार जो है वह भाषा के आविष्कार के बाद हुआ है। जन्म और विकास की दृष्टि से लिपि जो है वह भाषा की परवर्ती है और भाषा जो है वह लिपि की पूर्ववर्ती है। यह ध्यान में रखना है। लिपि विज्ञान में लिपि का जन्म, लिपि के विकास, लिपि की उपयोगिता, लिपि की विशेषताएं, लिपि की न्यूनताएं या फिर लिपि के दोष, लिपि के सुधार, लिपि के निर्माण, लिपि की मानकता या फिर किसी भी लिपि को मानक लिपि कैसे बनाएं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन जो है लिपि विज्ञान में किया जाता है। लिपि विज्ञान में लिपि
के जन्म, विकास, उपयोगिता, विशेषताओं, न्यूनताओं या दोषों, लिपि में सुधारों, लिपि का निर्माण कैसे करें, लिपि की मानकता या लिपि को मानक कैसे बनाएं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन जो है, वैज्ञानिक अध्ययन जो है, वह लिपि विज्ञान में किया जाता है। और दूसरा है भाषा की उत्पत्ति, और इसको कहेंगे अंग्रेजी में ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति कब हुई, भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हुई, भाषा की उत्पत्ति किस प्रेरणा से हुई, और भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, उनके मत कैसे हैं, और इन सभी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह भाषा की उत्पत्ति शीर्षक भाषा विज्ञान के गौण विभाग में किया जाता है। और भाषा की उत्पत्ति का कोई स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, भाषा की उत्पत्ति का कोई आधार हमारे पास उपलब्ध नहीं है, भाषा की उत्पत्ति का कोई सूत्र हमारे पास नहीं है। तो भाषा की उत्पत्ति के स्रोत, आधार और सूत्र के अनुपलब्ध रहने के कारण यह प्रश्न जो है जटिल हो गया है और गूढ़ हो गया है। इसीलिए यह विषय जो है, भाषा की उत्पत्ति विषय जो है, वह समस्या मूलक विषय है, समस्या प्रधान विषय है, और जटिलता और गूढ़ता के कारण ही भाषा की उत्पत्ति विषयक प्रश्नों से कतिपय भाषा शास्त्री, भाषा विज्ञानी झुंझला उठते हैं और यह कहते हैं कि यह विषय जो है भाषा विज्ञान का विषय नहीं है, यह दर्शन शास्त्र का विषय है, यह मानव शास्त्र का विषय है, यह समाज शास्त्र का विषय है, या यह इतिहास का विषय है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति के विषय को, समस्या मूलक विषय को, समस्या प्रधान विषय को, गूढ़ विषय को, जटिल विषय को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाषा विज्ञानियों के, कुछ भाषा विज्ञानियों का मत यह है कि यह प्रश्न जो है भाषा विज्ञान के बाहर का प्रश्न है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत इस प्रश्न का कोई समाधान निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाला नहीं है। लेकिन इसके विपरीत कुछ भाषा विज्ञानी ऐसे हैं जिनका विचार है कि जब हम भाषा विज्ञान में भाषा के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते तो फिर भाषा की उत्पत्ति को उसमें क्यों नहीं सम्मिलित करेंगे। तो इस तर्क के आधार पर उनका कहना है कि यह प्रश्न भले ही जटिल हो, यह प्रश्न भले ही गूढ़ हो, यह प्रश्न भले ही समस्या प्रधान हो, समस्या मूलक हो, और इस का हल जो है ढूंढने का कोई स्रोत हमारे पास, उपयुक्त समुचित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, आधार उपलब्ध नहीं हो, सूत्र उपलब्ध नहीं हो, लेकिन प्रयास करते जाने से इस दिशा में कुछ न कुछ प्रगति हो सकती है, और प्रयास करते रहने से ही संभव है कि हम भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को भी एक दिन
समाधान की दिशा में बहुत दूर तक आगे ले जा सकेंगे। तो इसलिए भाषा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, ये दूसरा गौण विभाग है। तीसरा है भाषाओं का वर्गीकरण। और भाषाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का वर्गीकरण। तो भाषाओं का वर्गीकरण जो है उसके लिए दो पद्धतियां हैं। दोनों पद्धतियां मूलतः एक ही हैं, लेकिन विश्लेषण करें तो दोनों पद्धतियों को अलग अलग भी समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहली तो पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति है, और दूसरी पद्धति जो है वह तुलनात्मक पद्धति है। और मैंने यह स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक पद्धति का जन्म भी ऐतिहासिक पद्धति की कुक्षी से ही हुआ है। ऐतिहासिक पद्धति की कोख से ही, कुक्षी अर्थात कोख, ऐतिहासिक पद्धति की कुक्षी से ही तुलनात्मक पद्धति का जन्म हुआ है। यह मैंने भली भांति स्पष्ट किया हुआ है, बताया हुआ है। और इसको यहाँ कैसे समझेंगे भाषाओं का वर्गीकरण? तो भाषाओं के वर्गीकरण के कई आधार हैं, और शुरू के वर्ग में भाषा का वर्गीकरण 1, भाषा का वर्गीकरण 2, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। तो वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। और आकृति मूलक वर्गीकरण, उसके सभी प्रकारों का भली भांति विश्लेषण जो है वह मैंने किया हुआ है। भाषा विज्ञान के जिज्ञासु, भाषा विज्ञान के छात्र, भाषा विज्ञान की छात्राएं वहाँ जा कर के उस वर्गीकरण को देख सकते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान में रखना है। भाषाओं का वर्गीकरण तो दो पद्धतियाँ, ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्टोरिकल मेथड है, और दूसरी पद्धति जो है वह तुलनात्मक पद्धति है, कंपैरेटिव मेथड है। और इसमें हम करते क्या हैं, ध्यान में रखना है कि ध्वनि, शब्द, रूप या पद, मॉर्फ या टाइप, और फिर वाक्य, इनके ऐतिहासिक अध्ययन और इन्हीं के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ध्वनि, दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, रूपों, पदों या वाक्यों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, इनके ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भाषा का आकृति मूलक या फिर रूपात्मक वर्गीकरण करते। ध्यान में रखना है, ध्वनि, शब्द, रूप, पद या वाक्य, इनके तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, इनके ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा हम क्या करते हैं, भाषाओं का आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल या टिपिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं, यह करते हैं। और बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना
कि जब इन्हीं में अर्थ को जोड़ देते हैं, बताया ये शारीरिक वर्गीकरण है, ये मैंने अच्छी तरह स्पष्ट किया हुआ है। ध्वनि, शब्द, रूप, पद या वाक्य ये सभी मिलकर के भाषा के शरीर की संरचना करते हैं, भाषा के शरीर का निर्माण करते हैं। और यह वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण जो है वह शारीरिक वर्गीकरण है। और शारीरिक वर्गीकरण है और आकृति मूलक मॉर्फोलॉजिकल या रूपात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, ऐसे बहुत सारे नाम मैंने बताए हुए हैं। तो टिपिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इन्हीं अध्ययनों में, इन्हीं के तुलनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययनों में जब हम अर्थ को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं कि भाषा का या भाषाओं का पारिवारिक या परिवार मूलक वर्गीकरण करते और इसी को आनुवंशिक या वंशमूलक वर्गीकरण भी कहते। यह ध्यान में रखना है। पारिवारिक वर्गीकरण या आनुवंशिक वर्गीकरण, परिवार मूलक वर्गीकरण या वंशमूलक वर्गीकरण वह किस प्रकार होता है कि उसमें अर्थ जोड़ देते हैं सब में। तो इस प्रकार से यह वर्गीकरण जो हुआ, पारिवारिक वर्गीकरण हुआ या आनुवंशिक वर्गीकरण हुआ। तो भाषाओं के वर्गीकरण का भी जो प्रश्न जो है वह भाषा विज्ञान के गौण विभाग में आता है, जिसमें हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। और मुख्य रूप से आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण में मुख्य रूप से ध्यान में रखना है भाषा की संरचना का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको संरचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। और संरचना के आधार पर हम दो या दो से अधिक भाषाओं की समानता या विषमताओं का अध्ययन करते हैं। जब समानताएं मिलती हैं संरचनात्मक स्तर पर, तो ऐसी भाषाओं को हम समान संरचनात्मक भाषा कहते हैं। और जब समानताएं नहीं दृष्टिगोचर होती हैं, तो फिर ऐसी भाषाओं को असमान या विषम संरचनात्मक भाषाएं कहते हैं। तो यह है। और पारिवारिक वर्गीकरण में ध्वनि, शब्द, रूप या पद, वाक्य और अर्थ सबको लेकर के तुलना करते हैं ऐतिहासिक पद्धति से या तुलनात्मक पद्धति से। और दो या दो से अधिक भाषाओं जब अत्यधिक समानताएं मिलने लगती हैं, ये सावधानी का काम है। ये मनमानी कृति नहीं है, मनमानी पद्धति नहीं है। जैसे मनते से बहुत वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन तो बिना सावधानी के हो ही नहीं सकता है, तो बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। तो किन शब्दों को लेना है तुलना के लिए, और ये सब उसमें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। वो उसमें जब चलेंगे पारिवारिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आकृति मूलक वर्गीकरण मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। तो जब पारिवारिक वर्गीकरण करेंगे तब उसमें हम अच्छी तरह से बताएंगे। तो जब इस प्रकार से दो या दो से अधिक भाषाओं में समानता बहुत अधिक मिलने लगती है, समान तत्व बहुत अधिक मिलने लगते हैं, तब हम उन भाषाओं को एक परिवार की भाषाएं कहते हैं। और जब वो समानता के तत्व नहीं मिलते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो समानता के तत्व जब नहीं मिलते हैं, तब हम क्या करते हैं कि उनको
एक वंश या एक परिवार की भाषाएं नहीं कहते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है, जो सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं उनको यह पता है कि असमान तत्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, और असमान तत्वों का अध्ययन जो है वह हम व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में करते हैं, कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में करते हैं, और उसमें असमान तत्वों का जो है वो परीक्षण करते हैं और उसकी पहचान करते हैं असमान तत्वों की। और अनुवाद में भाषाओं के शिक्षण में, अनुवाद में भाषाओं के शिक्षण में, वाक् सुधार में आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। तो यह है, ये मैंने बताया है। ये तीसरा जो है वह यह है भाषाओं का वर्गीकरण। और चौथा जो है वह है भाषा भूगोल। चौथा है भाषा भूगोल, और इसको अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक जियोग्राफी कहते हैं। भाषा भूगोल को अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक जियोग्राफी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, क्योंकि हमने भाषा की विशेषताओं में यह पढ़ा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। तो भाषा भूगोल में, लिंग्विस्टिक जियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भाषाओं अथवा बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और इसमें भाषा की भाषा का जो सबसे छोटा रूप है वह व्यक्ति बोली है, आइडियोलेक्ट है, यह ध्यान में रखना है। और सबसे छोटी भाषा, भाषा का सबसे छोटा रूप वह व्यक्ति बोली, आइडियोलेक्ट है। और भाषा का सबसे बड़ा रूप वह जो है विश्व भाषा है, सार्वभौम भाषा है, वह है। और यह बता रहा हूँ। और इसके बीच में क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं या क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, स्थानीय बोलियां होती हैं, प्रांतीय बोलियां होती हैं, प्रांतीय भाषाएं होती हैं। और फिर बोलियों को विभाषा भी कहते हैं। तो फिर भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, तो और विश्व भाषा होती है। तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो है हम भाषा के रूपों का, भाषा के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। और यह देखते हैं कि सीमा पर, दो भाषाओं की सीमा पर उन भाषाओं का क्या रूप हो जाता है, यह भी अध्ययन जो है हम भाषा भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यह ध्यान में रखना है। और पांचवा है भाषा भूगोल, और पांचवा है भूभाषा विज्ञान। भूभाषा विज्ञान मैंने साथ ही साथ इसीलिए बताया क्योंकि स्पष्टता बनी रहे। भाषा विज्ञान की पुस्तकों में जो है
यह कहीं है और यह कहीं है, तो इसीलिए छात्रों को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए मैंने यहाँ एकत्रित ही इन दोनों बिंदुओं को लिया है कि कहीं कोई संभ्रम ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। तो भाषा भूगोल, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी, भाषा की सीमा में भाषा के रूप का, बोलियों के रूप का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत ये एक इसकी नई उपशाखा विकसित हुई है जिसको डायलेक्ट ज्योग्राफी कहते हैं। डायलेक्ट ज्योग्राफी कहते हैं या बोली विज्ञान। कंसेप्शन वही है, संकल्पना वही है, अवधारणा वही है कि किसी सीमित क्षेत्र में जहाँ वह बोली बोली जाती है तो उसका अध्ययन किया जाता है। सीमा पर फिर भी उस बोली का क्या रूप हो जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। और सीमा के बाहर जो है कौन सी बोली बोली जाती है, फिर दोनों बोलियों में किस प्रकार का संबंध है, तो इन सब तथ्यों का अध्ययन जो है बोली विज्ञान में किया जाता है। तो यह देखें। और भूभाषा विज्ञान, और इसकी अंग्रेजी जो होती है जियो लिंग्विस्टिक्स होती। जियो लिंग्विस्टिक्स जो है इसकी अंग्रेजी होती है। तो जियो लिंग्विस्टिक्स में, भूभाषा विज्ञान में हम क्या करते हैं कि संसार की भाषाओं के वितरण का अध्ययन करते हैं। संसार में कितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का क्षेत्र क्या है, तो इस प्रकार क्षेत्र के अनुसार किस किस भाषा का वितरण कहाँ कहाँ तक हुआ है और इसका अध्ययन करते हैं। फिर जा कर के किसी भाषा का सामाजिक महत्व क्या है, किसी भाषा का आर्थिक महत्व क्या है, किसी भाषा का राजनीतिक महत्व क्या है, किसी भाषा का धार्मिक महत्व क्या है, किसी भाषा का सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उस क्षेत्र में जो भाषा है तो या बोली है तो उसके महत्व का आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर यह भी अध्ययन करते हैं कि भाषा और संस्कृति में क्या संबंध है। भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है, भाषा संस्कृति का संवहन करती है, यह तो हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है और संस्कृति भी भाषा को प्रभावित करती। दोनों की परस्पर अंतःक्रियाएं क्या होती हैं, दोनों के बीच इंटरेक्शन जो होता है वह किस प्रकार का होता है, फिर परिणाम क्या होते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या आता है। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन जो है हम भूभाषा विज्ञान में करते हैं। इतना ही नहीं, भाषा का जो राजभाषा का रूप होता है या राष्ट्रभाषा का रूप होता है और किस भाषा को राजभाषा बनाएं, किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएं, तो इन सब तथ्यों का, समस्याओं का निदान क्या है, उसका लक्षण क्या है और फिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। तो इन सभी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जो है भूभाषा विज्ञान में, जियो लिंग्विस्टिक्स में किया जाता है। तो यह हमने देखा है। छठा जो है वह है भाषा कालक्रम विज्ञान। भाषा कालक्रम विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में ग्लोटो क्रोनोलॉजी कहते हैं। इनको आप ठीक कर लीजिएगा, ग्लोटो क्रोनोलॉजी कहते हैं।
भाषा कालक्रम विज्ञान। और भाषा कालक्रम विज्ञान में हम क्या करते हैं, सांख्यिकी के आधार पर, सांख्यिकी की सहायता से, स्टैटिस्टिक्स की सहायता से और गणना शास्त्र की सहायता से, इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, भाषा संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं और आधारभूत शब्द समूह में नए पुराने शब्दों की आयु का निर्धारण करते हैं। तो जब हम आधारभूत शब्दावली में, आधारभूत शब्द समूह में सांख्यिकी और गणना शास्त्र की सहायता से नए और पुराने शब्दों की आयु का अध्ययन कर लेते हैं, तब फिर क्या करते हैं कि उन शब्दों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और उन शब्दों की आयु के संबंध में विस्तृत विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो भाषा कालक्रम विज्ञान में हम शब्दों की आयु का निर्धारण करते हैं और फिर उन्हें कालक्रम से व्यवस्थित करते हैं, यह ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पर नई भाषा या पुरानी भाषा का भी विवेचन प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जिस भाषा में सबसे पुराना शब्द पाया जाएगा तो उस भाषा को ही सबसे पुरानी भाषा कहा जाएगा। यह तथ्य है और यह सत्य भी है। और सातवां जो है वह है भाषा जीवाश्म विज्ञान। भाषा जीवाश्म विज्ञान, और अंग्रेजी में इसको लिंग्विस्टिक पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। लिंग्विस्टिक पैलियोंटोलॉजी, भाषा जीवाश्म विज्ञान, लिंग्विस्टिक पैलियोंटोलॉजी। यह, और किताबों में यह शब्द मैंने वैज्ञानिक रूप दे करके गढ़ा है, और किताबों में क्या मिलेगा कि ये शब्द मिलेगा, भाषा पर आधारित प्राचीन खोज। तो भाषा पर आधारित प्राचीन खोज, यह मिलेगा शब्द। लेकिन ये भाषा जीवाश्म विज्ञान, लिंग्विस्टिक पैलियोंटोलॉजी, ये समझना है। भाषा पर आधारित प्राचीन खोज की भी अंग्रेजी यही होगी, लिंग्विस्टिक पैलियोंटोलॉजी। तो यह समझना है। इसमें क्या करते हैं कि भाषा विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स और पैलियोंटोलॉजी दोनों के अध्ययन की सहायता से क्या करते हैं कि इतिहास पूर्व की संस्कृति का, यानी प्री हिस्टोरिक कल्चर का, प्रागैतिहासिक संस्कृति का हम अध्ययन विवेचन करते हैं। होता है क्या है कि शब्द जो है, अब जिस समय में जो शब्द प्रचलित थे उस शब्द का सही अर्थ हम लगाते हैं, तो उस शब्द के अर्थ के आधार पर
प्रचलित शब्द के अर्थ के आधार पर ऐसे बहुत सारे शब्दों को लेकर के हम उस समय की संस्कृति का निर्धारण कर सकते हैं। संस्कृति के विषय में बहुत कुछ कहने की सामर्थ्य संग्रहित कर सकते हैं। हम संस्कृति के विषय में बहुत कुछ कह सकने की स्थिति में होते हैं। उस समय यह संस्कृति प्रचलित थी, यह ध्यान में रखना है। एक उदाहरण मैं बता देना चाहूँगा कि कोई अध्यापक है और पुरुष है तो वह अध्यापक है, और कोई स्त्री है अध्यापन का कार्य करती है तो वह अध्यापिका है। लेकिन कोई पुरुष जो है अध्यापक तो है लेकिन उसकी पत्नी अध्यापन का कार्य नहीं करती है, तो उसकी पत्नी को अध्यापकानी कहा जाएगा। यह शब्द मिलता है। लेकिन कोई स्त्री अध्यापन का कार्य करती है और वह अध्यापिका है, लेकिन उसका पति जो है, पुरुष जो है, वह अध्यापन का कार्य नहीं करता है, तो उसके लिए कोई शब्द संस्कृत में नहीं मिलता है। तो मैंने शब्द बताया हुआ है अध्यापकान। अध्यापकान वह पुरुष है जो अध्यापन का कार्य नहीं करता है लेकिन किसी अध्यापिका का पति है, और अध्यापकानी वह स्त्री है जो अध्यापन का कार्य तो नहीं करती है परंतु वह जो है किसी अध्यापक की पत्नी है। तो ये समझना है, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन जो है यह। और भाषा जीवाश्म विज्ञान में हम करते हैं। और 8वां जो है वह समाज भाषा विज्ञान है। 8वां जो है समाज भाषा विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति समाज में होती है, भाषा का विकास समाज में होता है, और भाषा जो है वह सामाजिक संपत्ति है, वह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वह पैतृक संपत्ति नहीं है, वह अर्जित संपत्ति है। तो समाज भाषा विज्ञान में समाज को केंद्र में रख कर के भाषा का अध्ययन किया जाता है। ध्यान में रखना है, समाज भाषा विज्ञान में समाज को केंद्र में रख कर के भाषा का अध्ययन किया जाता है। सामान्य भाषा विज्ञान में भाषा को केंद्र में रख कर के उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सामान्य भाषा विज्ञान में, या जिसको केवल भाषा विज्ञान ही कहते हैं, उसमें भाषा को केंद्र में रख कर के उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। या भाषिक प्रतीक के रूप में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान में भाषिक प्रतीक के रूप में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। परंतु समाज भाषा विज्ञान में भाषा को सामाजिक प्रतीक के रूप में रखा जाता है, और सामाजिक प्रतीक के रूप में भाषा का जो है वह समाज वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। यह ध्यान में रखना है। कई सारे प्रश्न हैं जो समाज भाषा विज्ञान से ही हल होते हैं। जैसे व्याकरण में वाक्य विज्ञान तक ही मिलेगा, वाक्य विचार तक ही मिलेगा, या फिर भाषा विज्ञान में वाक्य विज्ञान ही मिलेगा, सिंटैक्स ही मिलेगा। लेकिन समाज भाषा विज्ञान में
प्रोक्ति विज्ञान मिलेगा, डिस्कोर्सोलॉजी मिलेगी, यह समझ रखने की आवश्यकता है। अच्छा, भाषा और बोली में अंतर जो है वह भाषा विज्ञान नहीं बता सकता है कभी भी, क्योंकि संरचना की दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर है ही नहीं। किंतु भाषा और बोली में अंतर को समाज भाषा विज्ञान ही बताता है, बता सकता है। भाषा विज्ञान भाषा और बोली में अंतर का निर्धारण या रेखांकन नहीं कर सकता है, वह समाज भाषा विज्ञान से संबंध रखता है। फिर उसी तरह से देखिए कि मानक भाषा, अमानक भाषा, और किस भाषा को राजभाषा बनाना है, किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है, और इन सभी तथ्यों का अध्ययन जो है हम समाज भाषा विज्ञान में ही करते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में ही हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। समाज और भाषा के संबंध का अध्ययन हम समाज भाषा विज्ञान में करते हैं, और दोनों की परस्पर जो प्रतिक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है, जैसा कि मैंने बताया समाज भाषा विज्ञान में समाज और भाषा के संबंध पर, दोनों की परस्पर या पारस्परिक अंतःक्रिया पर आधारित अध्ययन किया जाता है। और एक पुस्तक ही है समाज भाषा विज्ञान, एक बड़ा सा अध्याय ही है, चैप्टर ही है। तो इतना मैंने संक्षेप में बताया है। और गौण विभागों में कुछ विभाग और शेष रह गए हैं, जिसका विश्लेषण जो है तीसरे भाग में किया जाएगा। भाषा विज्ञान के गौण विभाग 1 और यह भाषा विज्ञान के गौण विभाग 2, और इस अध्याय का समापन जो होगा वह भाषा विज्ञान के गौण विभाग 3 में होगा। वहाँ जाकर हम इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।